हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए जो अभी एग्जाम चल रहा है रेलवे का, आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का। तो वहां पर मैथ्स के जो प्रश्न आ रहे हैं, उन सारे मैथ्स के प्रश्न को हमने कलेक्ट किया है और आपके लिए उसका सॉल्यूशन सहित लेकर के आ गए हैं। तो 16, 17 और 18 तीनों शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे मैथ्स के, जो हमको मिले हैं, उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में कैसे मैथ्स के प्रश्न आने वाले हैं। तो पूरा सॉल्यूशन कराएंगे हम, ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सवालों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, तो मैथ्स पर आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आइए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हमको यहाँ पर मिला है कि तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी और दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर बताना है कि इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों का योग जो है वो आपको 140 दिया हुआ है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तीसरी संख्या मानेंगे। तो हमने तीसरी संख्या मान लिया है कि वो 1 है। अब तीसरी संख्या 1 हो गई, तो जो दूसरी संख्या है वो 2 हो जाएगी। और पहली संख्या हमको बताया गया है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो जो पहली संख्या है वो आपकी 4 हो जाएगी। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इन तीनों संख्याओं का योग 140 दिया है, तो 4x प्लस 2x प्लस x कर लेंगे हम। तो तीनों संख्या का योग हो गया 140। अब इनको जोड़िए, तो 4 2 6 और 1 7, 7x इक्वल टू 140। अब हम इसको 7 से डिवाइड दे देंगे। 7 से जब हम 140 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा, तो x की वैल्यू अपनी 20 आ गई। अब क्या सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ा मान क्या है, 4x है। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो 20 गुणा 4 करेंगे तो 20 चौको 80 हो जाता है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर आपसे छोटी संख्या पूछते तो x की वैल्यू 1 है और 1 में 20 का गुणा करते तो 20 अपनी छोटी संख्या आ जाती। दूसरी वे संख्या पूछते तो 2 गुणा 20 कर देते तो 40 अपनी दूसरी संख्या आ जाती। इस तरह अपन बड़ी आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। तो देखिए, ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 2। 4 घंटियां हैं, क्रमशः 8, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि प्रातः 8 बजे एक साथ बजी तो पुनः कितने बजे वो एक साथ बजेंगी। ये आपसे प्रश्न पूछा है। और इस प्रश्न को आपने कई बार अन्य परीक्षाओं में भी देखा होगा। अगर आप व्यापम के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रश्न बार बार रिवाइज होकर के आता है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे आसानी से। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 8, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो आइए एलसीएम लेके बताते हैं आपको। तो ये हमने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा। तो 2 से काटेंगे, ऐसे करके पूरा एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो आया वो आ गया 120। देखिए, सेकंड में यहाँ पर पहले वैल्यू दी हुई थी 8, 10, 12 और 15 की, तो एलसीएम भी सेकंड में ही आएगा। अब 120 सेकंड जब एलसीएम आ गया, तो 120 सेकंड की वैल्यू अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितनी होती है, 2 मिनट होती है 120 सेकंड बराबर। तो ये जो 2 मिनट है, ये आपके 120 सेकंड इक्वल टू 2 मिनट। अब देखिए, 8 बजे वो एक साथ बजती थी। अब क्या 120 सेकंड बाद फिर पुनः एक साथ बजेंगी, जो कि एलसीएम अपना आया है। तो 8 बजकर 2 मिनट पर वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि 8 बजकर 2 मिनट पर वे दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया इसका। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का, जो रेलवे का आपका एग्जाम्स हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आपके एनटीपीसी में आएंगे। तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते चलिए, तो आपको फायदा ये होगा कि एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आपके मैथ्स के ऊपर आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इसी तरह की प्रैक्टिस आप बना करके रखिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, यहां पर एक बहुत सरल सा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि चीनी के भाव में परसेंटेज से प्रश्न है। तो चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसके खपत पर कोई फर्क ना पड़े। यह प्रश्न भी आपने कई बार देखा होगा परीक्षाओं में। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, हम आपको एक ट्रिक की मदद से करा रहे हैं, जिससे आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे देखते ही। देखिए, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 40% की कमी हो रही है, तो पहले कर देंगे -40। अपन को दिमाग में रख करके चलना है। अब देखिए, कमी अगर हो रही हो तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे। तो 100 में से जब 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 40 की कमी हो रही थी उस 40 को ऊपर रख देंगे, जो अपनी मेन वैल्यू है। और जो हमने माइनस करके निकाला है, जो अपना 60 आया है, उस 60 को नीचे रख देंगे, क्योंकि हमको परसेंट में आंसर बताना है। तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, काट दीजिए, 20 से काट दीजिए। तो 20 से 40 कटा कितनी बार, 2 बार। और 20 से 60 कट जाएगा 3 बार। और 2/3 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो कितनी होती है, 66 सही 2/3 होती है। आप चाहो तो इसको काट कर भी देख सकते हैं। ऊपर अपन गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा
200 और नीचे भाग देंगे अपन 3 का। जब हम इसका भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 66 सही 2/3%। और हमने आपको पहले भी बताया परसेंटेज की जो वैल्यू है इसको आप याद कर लीजिए। जैसे 2/3 का मतलब आपका 66 सही 2/3 हो जाता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर वृद्धि होती तो हम क्या करते, 100 में 40 को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि कमी हो रही, प्रतिशत की कमी हो रही है, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 में से 40 को माइनस कर दिया, तो 60 को नीचे रख दिया और 40 को ऊपर रख दिया, और इस तरह से हमारा आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, ये आ गया आपका अगला प्रश्न कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछा गया है। एवरेज के कुछ इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो आइए सॉल्यूशन आपको इसका दिखा देते हैं, फिर आपको सॉल्व करके हम बताते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज होती है बीच की संख्या। आप इसको पहले देख लीजिए, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर सम संख्याओं की बात किया है और जो आपको एवरेज दिया है वो विषम संख्या यानी कि 27 दिया हुआ है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो 27 अपन को दिया है 27 को लिख दीजिए बीच में, ठीक है। और आप 2 जगह इस साइड छोड़िए और 2 जगह राइट में इसके छोड़ दीजिए। अब सम संख्याओं की अपन से बात की गई थी, तो 27 से छोटी जो सम संख्या होती है पहले उसको लिखिए। तो पहली 27 से छोटी जो सम संख्या होगी वो हो जाएगी 24, उसके बाद हो जाएगी 26। अब 27 से बड़ी सम संख्या की बात करते हैं, तो 27 के बाद आती है सम संख्या 28, उसके बाद आती है 30। अब देखिए, अब आपका यहीं पर सॉल्व हो गया पूरा प्रश्न। आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी संख्या है 30, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अगर आपसे पूछते कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपका 24 जो है वो आपका आंसर हो जाता, अगर जो एवरेज है वो 27 होगा। तो इतनी आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न कि प्रीति ने परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से केवल 30 अंक अधिक हैं। यदि परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 30% हो, तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब हम आपको बताते हैं, पहले आप एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। प्रीति ने क्या किया, परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक हैं सिर्फ। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता हो, तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो 40% से केवल 30 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए, तो 30% चाहिए थे। अब देखिए, उसने क्या किया कि जो 40% से 30 अंक ही तो उसके अधिक आए हैं, तो उसको अगर माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए, 40% माइनस 30%, इसको माइनस कीजिए तो कितना आ रहा है, 10%। और ये जो 10% है ना, 10% ही तो अधिक है, और 10% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। यहाँ पर 10% की वैल्यू की 30 अंक अधिक प्राप्त किए, और इधर आपका क्या है, 10% आ गया। तो 10% की वैल्यू अगर 30 है, तो अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 10 से इस 30 को काट दीजिए, तो 10 का 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 3 आ गई। और हमको पता है कि पूर्णांक जो होता है हमेशा कितने का होता है, 100% हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक कभी भी होगा तो 100% होगा। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा, 3 गुणा 100 जब हम कर देंगे तो 300 आ जाएगा पूर्णांक। अब देखिए, उसको कितने अंक प्राप्त हुए ये आपसे पूछा गया है, तो 40% अंक उसने प्राप्त किए हैं, तो 300 का 40% अपन निकाल लेंगे यहाँ से। तो 300 गुणा 40/100, अगर आपको 40 की वैल्यू याद होती 40% की कितना होता है, 5/20 हो जाता है, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तो हम काट करके सॉल्व कर लेंगे। तो जीरो से ये सारे जीरो चले गए। अब देखिए ऊपर कितना बचा, 40 गुणा 3, तो 40 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अंक जो हैं वो इसको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 40% अंक ही वो प्राप्त कर पाई है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक कितने का है आपको पता चल ही रहा है कि पूर्णांक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पूर्णांक 300 का है, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीदकर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने प्रत्येक टॉफी को किस दर पर बेचा अगर वो 20% लाभ लेकर के बेचता है। आइए इसका सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, यहां पर आपको सीपी कितना दिया है, 1 रुपए में 12 टॉफी को वो खरीद रहा है और 20% लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए,
₹1 में 12 टॉफी खरीद रहा है तो 1 ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिख देंगे। अब क्या है, वो 20% लाभ प्राप्त कर रहा है, जितना लाभ प्राप्त कर रहा है उतने को हम 100 में ऐड कर देंगे, तो 100 + 20 = 120 हो जाएगा। तो ये देखिए, अब 1/12 गुणा 120/100 हम कर देंगे, तो 12 से जब हम 120 को काटेंगे तो ये कितनी बार, 10 बार चला गया। अब देखिए, आपको सीधे सीधे 10 से जब हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो पूरा अपने पास जो टोटल आंसर आया काटने पीटने के बाद में, वो आया 1/10। तो ऊपर की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ₹1 में, और नीचे की वैल्यू कितनी मानी थी, तो 10 टॉफी वो बेचता है। अब अगर वो 120% लाभ लेता है, 20% का लाभ लेता है, तो उसे ₹1 में 10 टॉफी बेचनी होगी। तो ₹1 में 10 टॉफी, ये आपका आंसर आ जाएगा बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप एक काम कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि लाइक जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उतना हमारा उत्साह बढ़ता जाएगा, और हम आपके लिए आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ₹105 अधिक प्राप्त होते, तो मूल राशि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इसके लिए हम एक बेहतरीन सी ट्रिक आपको देने वाले हैं। पहले आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ऊपर जो है वो स्क्रॉल बार जो है वो ऊपर आ जाता है, तो आप प्रश्न नहीं देख पाते हैं। तो प्रश्न देख लीजिए, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ₹105 अधिक प्राप्त होते, तो मूल राशि क्या है। अब देखिए, इसका हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए, पी आपसे पूछा है, टी आपको 5 वर्ष दिया है, और रेट जो है वो आपको 3% दिया है। अब देखिए, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करेंगे, P बराबर RT/100 होता है, तो P बराबर क्या होता है, R इंटू टी। तो बस हम R इंटू टी कर देंगे। देखिए, तो 5 गुणा 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। और इस 15% की वैल्यू ही तो ₹105 दी है, ₹105 अधिक हो जाती तो 15% बराबर 105 हो गया। जब 15 से हम 105 को काटेंगे तो हमको 1% की वैल्यू मिल जाएगी, और वो 1% की वैल्यू क्या हो रही है, 15 सत्ते 105, यानी 1% की वैल्यू हमको 7 मिल रही है। और जो आपका प्रिंसिपल होता है वो हमेशा ही हमेशा 100% होता है, और आपसे प्रिंसिपल ही पूछा है। तो जब 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। तो जो आपकी मूल राशि है वो ₹700 थी, यानी कि जो आपका मूलधन था, जो आपका प्रिंसिपल था, वो ₹700 था। ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ी आसानी से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर भी डिफरेंस वाले प्रश्न आपको दिखाई दें, वहां पर सीधे P बराबर RT लगाइए, 5 गुणा 3 कीजिए, 15 आ गया, 105 सीधे काटकर 1% की वैल्यू। हमेशा हम कोशिश करेंगे कि हमें 1% की वैल्यू मिल जाए। 1% की वैल्यू मिलते ही सारा प्रश्न अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ रहा है आपका अगला प्रश्न। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। यह प्रश्न आपने कई बार अनेक परीक्षाओं में देखा होगा। तो आइए हम आपको सॉल्व करते हैं, ये प्रश्न आपके लिए सॉल्व करके दिखाते हैं। बड़ी आसानी से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए, सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है 5 वर्ष में 520 हो रही है। अब ये जो 520 हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, आपका अमाउंट, यानी कि जो मिश्र धन है वो आपका 520 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 7 वर्षों में आपकी 568 हो जा रही है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको माइनस कर देंगे दोनों को। तो आइए माइनस करके आपको दिखा देते हैं। तो दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो जब हम 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 वर्ष आ गया। और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे तो 568 में से 520 को माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आया है आपका 2 वर्ष में 48, ये आपकी इंटरेस्ट आ गई, यानी कि ब्याज आपका आ गया। 2 वर्ष का ब्याज ₹48 हो रहा है। तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, जैसे कि हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, जब हम 2 से इस 48 को काट देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष की जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगी। ये आपका ब्याज आ गया। तो 5 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का 24 है, तो 5 वर्ष का कितना होगा, हमको पता ही, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 गुणा 5 करेंगे तो ₹120 जो है वो आपका 5 वर्ष का ब्याज आ गया। अब देखिए, प्रिंसिपल क्या होता है आपको पता ही होगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी कि मिश्र धन माइनस ब्याज जो होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। तो अब सीधे आपका आंसर आ गया।
₹520 अगर हम पहली 5 वर्ष की बात करते हैं, इस वाले में इस वाले जो है आपका इक्वेशन, इसमें अपन इस वैल्यू को रख देंगे। चाहे तो आप 5 वर्ष वाले में रख लीजिए, चाहे 7 वर्ष वाले में। 5 वर्ष वाले में ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए 520 आपका जो अमाउंट है माइनस 120 अपना इंटरेस्ट आया हुआ है 5 साल का, क्योंकि हमने 5 साल का निकाला है। तो 520 माइनस 120 और आपका आंसर जो है 400 आ गया। तो जो आपकी राशि थी वो 400 रुपये थी, ठीक है। जो मूल वैल्यू थी वो आपकी 400 रुपये थी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कि जो धनराशि आपसे पूछी थी वो 400 रुपये थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ गया आपका अगला प्रश्न। ये है रेशियो से 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। रेलवे की बात करें या फिर व्यापम की बात करें। आइए सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए टोटल कितना है 35 लीटर है और मिल्क रेशियो वाटर कितना दिया है 4:3। तो हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू टोटल कर देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए तो हम टोटल इक्वल टू टोटल करेंगे तो 4:3 दिया है तो इसको जोड़ दीजिए। तो 4x + 3x यानी 7x = 35। अब देखिए काट दीजिए यहाँ से सीधे सीधे। तो 7 से जब हम 35 को काटेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब अपनी x की वैल्यू 5 आ गई तो अब हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो देखिए मिल्क आपका कितना है 5 × 4, क्योंकि पहले मिल्क 4 था तो 5 × 4 करेंगे तो 20 लीटर आपका मिल्क आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पर, तो 5 × 3 तो 15 लीटर जो है वो आपका वाटर आ गया। हमको पता चल गया कि 20 लीटर मिल्क है और 15 लीटर वाटर है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, तो हम ऐसा मान लेते हैं हमको मिलाना क्या है, तो हमको यहाँ पर मिल्क मिलाना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने x लीटर मिल्क यहाँ पर मिला दिया। तो 20 + x कर दिया हमने, नीचे लिख दिया 15। वाटर जैसे का जैसा है इक्वल टू 2:1 हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इक्वल टू 2:1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे कैंची का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से हमने कैंची का गुणा कर दिया। तो 1 का गुणा 20 + x में करेंगे तो 20 + x अपना आ गया। और 15 का गुणा 30 2 से करेंगे तो 30 आपका आ जाएगा। यानी 20 + x = 30 आ गया। यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और ये 20 जो है वो यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 30 - 20 = 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, यानी कि 10 लीटर आपको दूध और मिलाना पड़ेगा, जिससे आपका रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 290 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, यह आपसे पूछा गया है। रेलगाड़ी से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, आइए देखते हैं। तो यह है इसका सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है 90, तो पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, इसको हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो आपकी ट्रेन की लंबाई वो 210 मीटर है और वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो 290 मीटर है। दोनों वैल्यू आपको मीटर में दी गई हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपने देख ही लिया होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर किसी चीज़ को किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो आपको 5/18 का उसमें गुणा करना पड़ता है। तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 से ये 90 कटेगा 5 बार। अब क्या है, आपकी स्पीड आ जाएगी 5 × 5 यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। यह आपकी स्पीड आ गई। हमने स्पीड वाला काम पहले कर लिया, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये आपकी ट्रेन की लंबाई है 210, ये आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है 290। दोनों लंबाई ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। तो जब दोनों लंबाई को हमने ऐड किया तो 500 मीटर की टोटल लंबाई हमको मिल गई। अब देखिए 500 मीटर की लंबाई को 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से तय करने में कितना समय लगेगा। तो बस टी इक्वल टू क्या था D/S। तो डिस्टेंस है आपकी 500, स्पीड है आपकी 25। तो 500 को 25 से जब हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो 20 सेकंड का समय लेगी वह ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो इस तरह से आप उन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवालों को, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल लगातार आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, या फिर जो भी व्यापम के एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसी संख्या का 2/3 का 25% 30 है, तो वह संख्या आपको बताना है। नंबर सिस्टम का यह प्रश्न है। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं।
तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखिए हम मानेंगे कि वो संख्या x है। अब x का 2/3 गुणा 25/100। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू याद होती कि 25 का मतलब क्या होता है, तो 25 का मतलब होता है 1/4, तो आप यहाँ पर 1/4 रख देते। लेकिन आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, x इंटू 2/3 हमने लिख लिया, 25/4 तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो 25 सेकंड 25, 25 चौके 100, ये आपका कट गया। और 2 से जो आपका यहाँ पर 4 आया है, ये आपका 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4। अब देखिए अब यहाँ पर आप सीधे सीधे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 2 और 3। तो इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 3 आपका 6 हो जाएगा। और जो 6 आएगा उसका मल्टीप्लाई सीधे कैंची का गुणा 30 से कर देंगे। तो 6 गुणा 30, तो 30 गुणा 6 करेंगे तो x की वैल्यू 180 आ जाएगी। यानी कि वो जो संख्या है वो आपकी संख्या 180 है, जिसका ये आपको डेरिवेशन, ये आपको सॉल्व करना है कि 2/3 ये सारी संख्या जो भी है वो आपकी संख्या क्या है, 60, मतलब 6 गुणा 30 यानी 180 वो आपकी संख्या हो जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा 180। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये देखिए ये आपके सामने प्रश्न आया था कि 200 और 400 के बीच 2,3,4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, यह आपसे पूछा गया है। हालांकि ये आपको टफ लग सकता है, लेकिन हम आपको एक बड़ी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए हम क्या करेंगे, जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए कि 2, 3, 4 से विभाजित कितनी संख्याएं, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जो इनसे कट जाए और छोटी से छोटी संख्या। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 400। तो 400 को लिखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर 400 लिख लिया। तो 400/12 कर दीजिए। उसके बाद माइनस कर दीजिए 200/12, क्योंकि दोनों के बीच की संख्या पूछी जा रही है। जब भी बीच की बात आती है तो माइनस करते हैं। तो 200/12 कर दिया। अब माइनस कर दीजिए, तो 400/12 में से 200/12 गए तो 200/12 आपका बचेगा। अब क्या करेंगे, सीधे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब 200 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 16.2 करके आंसर आएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट में आ रहा है तो अपन को एक बढ़ा करके लिखना पड़ेगा। तो 16.2 का मतलब हो जाएगा 17। 16 से जितना भी ज़्यादा होगा वो 17 में जाएगा। तो 16 बड़ी संख्या जो आपकी आई हुई 16, उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो 16 + 1 यानी कि 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो 200 और 400 के बीच 2,3,4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 17 है। ऐसे प्रश्न लगातार रिवाइज होकर के रिपीट होकर के आ रहे हैं लगातार, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। और सारे एग्जाम का हम एनालिसिस करा रहे हैं और एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके रख दी है हमने, रेलवे के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ जाकर के आप देखेंगे तो सारे जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबको आपको जाकर के वो जो प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उन सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं वो सारे प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रश्न हो गए समाप्त। कुल इतने हमको प्रश्न मिले थे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का लेवल आ रहा है और किस तरह का लेवल एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आपको लगातार मिलते रहें तो आपको कुछ काम करने होंगे। आइए हम आपको बताते हैं। फॉर मोर मैथ्स क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपने अभी लाइक नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत लगी है भाई, इतना मेहनत लग जाता है वीडियो को बनाने में, तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो क्या होगा कि जितनी भी हमारी वीडियो होंगी वो आपको दिखना चालू हो जाएंगी, जो कि हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो हमारे चैनल का नाम तो आपको सामने दिख ही रहा होगा, फिर भी एक बार हम आपको लोगो दिखा देते हैं। तो लोगो है हमारा सक्सेस जंक्शन। वेलकम टू सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। अब देखिए इतना काम आपने कर लिया, तो फिर उसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए लगे हाथ। नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको क्या होगा, जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी तुरंत की तुरंत। तो आपको कहीं भी ढूंढने की नहीं जाना पड़ेगा और सारे काम आपके हो जाएंगे, तुरंत आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको फीडबैक देना है। उसके बाद हम बहुत जल्द अगली क्लास लेकर के आने वाले हैं। मैथ्स की जो भी क्लास होगी या फिर एग्जाम का एनालिसिस होगा वो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो भी सीधे प्लेलिस्ट में जा रही है, और वो प्लेलिस्ट आप जाकर के जरूर देख लीजिए। आगामी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।